जय हिंद, वंदे मातरम। स्टडी विद गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने भारत की मिट्टियों से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को देखा हुआ था। उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं, उसी का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। आज हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बच गए थे पिछले वीडियो के, तो उसी के बारे में आज डिस्कस करते हैं। देखते हैं पहले प्रश्न को। आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं ये प्रश्न। क्योंकि ये प्रश्न हर परीक्षा में पूछे गए हैं। ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जिसमें भारत की मिट्टियों से जुड़े हुए प्रश्न न पूछे गए हों। तो प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में बहुत मदद करेंगे आप सभी के। देखते हैं आज के पहले प्रश्न को, पार्ट 2 के दूसरे प्रश्न को। पहले प्रश्न को ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। रेंगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है। तो रेंगुर मिट्टी जो सबसे ज्यादा है, रेंगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। हमने पहले पार्ट में आप सभी को बताया हुआ था। तो रेंगुर मिट्टी जो पाई जाती है सबसे ज्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में पाई जाती है। और इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है पहले पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में पहले पार्ट को देख लीजिएगा। सारा डिटेल आपको रेंगुर और काली मिट्टी से जुड़ी हुई मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है तो वह होती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं उसके निर्माण से बनता है। तो इसमें क्या होती है, उर्वरक की मात्रा खुद ब खुद होती है, क्योंकि यह जो होता है अवसादों द्वारा निर्मित होता है और इसमें न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। यह सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? आप ध्यान दीजिएगा कि प्रायद्वीपीय पूछा जा रहा है। तो प्रायद्वीपीय जो सबसे अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत फैला हुआ है, अधिक क्षेत्रों पर पाई जाती है, वह पाई जाती है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो प्रमुख वर्ग की अगर हम बात करें तो प्रमुख वर्गों में जो आती हैं वह प्रमुख वर्गों में 4 आता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। जो प्रमुख वर्ग की अगर हम बात करें तो 4 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। 4 मिट्टियां जो हैं प्रमुख आती हैं। कौन कौन सी आती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। यही 4 मिट्टियां जो हैं क्षेत्रीय विस्तार एवं कृषि में महत्व की दृष्टि से भारत में प्रमुख मिट्टियों में गिनी जाती हैं। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा चारों मिट्टियों को जो मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खंड हुए हैं? पूछा जा रहा है कि अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खंड बने हुए हैं? तो चंबल के जो खंड बने हुए हैं जिसको कहते हैं आस्टर या सीट के कारण। आस्टर या सीट के कारण अपरदन का जो प्रकार है वह आस्टर या सीट उसको कहते हैं, जिसके कारण चंबल के खंड बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह रहा स्क्रीन पर। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा और बेसाल्ट चट्टानों से हम पहले ही बता चुके हैं कि काली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है, इसका भी आंसर हमने आप सभी को बता दिया है पहले ही। वो होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी होती है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन में। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो इस प्रश्न का आंसर तो हम आपको कई बार बता चुके हैं, पिछले वीडियो में भी बताए हैं, इस वीडियो में भी बताए हैं। तो चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं। वो होती है जलोढ़ मिट्टी। इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से
कौन सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है? कौन सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है? तो सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी की अगर बात की जाती है तो वह हमेशा जलोढ़ मिट्टी होती है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। उत्कृष्ट मृदा है तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का आप लोग कमेंट करिएगा और लिखिएगा 35 डैश ऑप्शन। इसका आंसर हम बता चुके हैं, कई बार बताए हैं पिछले वीडियो में भी, तो आप लोग प्लेलिस्ट से, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर के प्लेलिस्ट से पुरानी वीडियो को देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? प्रश्न रिपीट हो चुका है, इसका आंसर कमेंट करिएगा आप लोग। इसका आंसर कमेंट करिएगा। 35 और 36 का आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। 35 और 36 का आंसर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो कमेंट करिए। 37 नंबर का आंसर कमेंट करिए आप लोग। 37 नंबर का कमेंट करिए। निम्न में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? बताइएगा कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? कमेंट करिए कौन सी मिट्टी होती है जैव पदार्थों से भरपूर। तो इन मिट्टियों में अगर हम बात करें कि जैव पदार्थों से भरपूर होती है, तो जैव पदार्थ जो पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? काली मिट्टी में पाए जाते हैं। काली मिट्टी में पाए जाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि जीवाश्म अगर पूछ ले तो जीवाश्म नहीं, जैव पदार्थ की बात कर रहे हैं। जीवाश्म इसमें नहीं होता है, फास्फोरस इसमें नहीं होता है, नाइट्रोजन इस मिट्टी में नहीं होता है, जबकि इस मिट्टी में लोहा एवं एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं काली मिट्टी में। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पर। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी कौन सी है? तो वो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। हम आपको बता ही चुके हैं पहले ही, गेहूं, चावल, हरी सब्जियां आदि के लिए जलोढ़ मिट्टी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी की बात की गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि चाय जो होती है किसमें आती है? बागाती कृषि इसको कहते हैं। बागाती कृषि भी कहते हैं चाय की खेती को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान लगभग कितनी होनी चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। में इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो उर्वर भूमि का जो पीएच मान होना चाहिए वह होना चाहिए 6 से 7 होना चाहिए। 6 से 7 होना चाहिए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो कार्बनिक पदार्थों की जो अधिकता होती है वह किस में होती है? काली मिट्टी में होती है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। 43 का आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका आंसर हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। मिट्टी की रचना असामान्यतया निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा होती है। मिट्टी की रचना असामान्यतया किसके द्वारा होता है? तो वह होता है निक्षेपण के द्वारा होता है। निक्षेपण के द्वारा मिट्टी की रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से
मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? कमेंट करिएगा कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सा फैला हुआ है। 45 का आंसर कमेंट करिएगा। इसका भी आंसर हम आप सभी को बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा के पुरानी, देखिए यहां पर प्रश्न रिपीट हुआ है पिछली वीडियो का। गंगा के पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो वह क्या कहलाती है? ये आंसर आप सभी को बताना है, कमेंट करना है 46 डैश, आंसर आप सभी को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस मिट्टी की जो क्षमता होती है जल धारण की सबसे कम होती है। तो जो सबसे कम होती है जल धारण की क्षमता वह होती है बलुई दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। क्या होता है? जल के साथ बह जाती है मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा क्षरण निम्नलिखित द्वारा रोका जा सकता है। किसके द्वारा रोका जा सकता है ये पूछा जा रहा है मृदा क्षरण को। तो मृदा क्षरण जो रोका जा सकता है वह रोका जा सकता है अच्छे पेड़ पौधे लगाकर, न कि पशुओं की गतिविधि रोककर, केवल वायु स्क्रीन से, मानवीय क्रियाकलापों को सीमित करके। तो अच्छे पेड़ पौधे लगा करके क्या किया जा सकता है कि मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, मृदा लवणता की स्थिति में किस तत्व की परत सतह पर नहीं पाई जाती है? तो किस तत्व की परत सतह पर नहीं पाई जाती है यह पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो होता है कि मृदा लवणता की स्थिति में नाइट्रोजन तत्व की परत पर जो सतह पर नहीं पाया जाता है, परत की सतह पर नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित है? तो ध्यान दीजिएगा, मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित है तो वह कौन सा क्षेत्र है? वह है चंबल की घाटी। चंबल की घाटी। तो मृदा अपरदन होता क्या है कि आप ध्यान दीजिएगा कि जल, वायु या जल के द्वारा मिट्टी की उर्वरक क्षमता या जैविक क्षमता जो बह जाती है उसी को मृदा अपरदन कहते हैं। और मृदा अपरदन से भूमि बंजर हो जाती है और इसी को कृषकों की रेंगती हुई मृत्यु भी कही जाती है, मृदा अपरदन को। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने, पहाड़ी भागों के भू अपरदन का मुख्य कारण है। तो पहाड़ी भागों के जो भू अपरदन का मुख्य कारण है वह है अतिचारण है, दोषपूर्ण कृषि पद्धति भी है, वन का विनाश भी है। तो तीनों जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसकी जो अगर हम बात करें तो जो पर्वतीय क्षेत्र पे जो स्लोप बना होता है वहां पर मृदा अपरदन को हम कैसे रोक सकते हैं यह पूछा जा रहा है। तो उसको रोक सकते हैं हम समोच्च रेखीय जुताई द्वारा। समोच्च रेखीय जुताई द्वारा इसको रोका जा सकता है, पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, पद मृदा परिक्षीणन, पद मृदा परिक्षीणन जिसे हम कहते हैं सोइल एम्पोरिशमेंट, सोइल एम्पोवरिशमेंट निम्न में से किससे संबंधित है? तो पद मृदा परिक्षीणन या सोइल एम्पोवरिशमेंट किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है
मृदा में पोषक तत्वों की बहुत कमी हो जाना संबंधित किससे है? मृदा में पोषक तत्वों की बहुत कमी हो जाना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। तो आज की क्लास को बस अब हम यहीं पर रोकेंगे, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो ये मृदा से जुड़ा हुआ, भारत की मिट्टियों से जुड़ा हुआ 53 प्रश्न जो हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 प्लेलिस्ट से जाकर के देख लीजिएगा, या ऊपर आपको यहां पर लिंक देखने को मिल जाएगा, यहां पे आप लिंक पे टच करके आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके स्टडी विथ गुरुजी के परिवार का हिस्सा बन जाएं और राष्ट्र हित में शिक्षा को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।